चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग एनटीपीसी स्टेट नंबर 42 के मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की, ठीक है। तो आज सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ आज की क्लास में और एक मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे सबसे बेहतरीन सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पे यदि कह रहा है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 7x 79251 y8 ये कह रहा है कि 36 से डिविजिबल है। अगर 36 से डिविजिबल है मतलब ये संख्या ये आपका 9 अंकों की संख्या जब 36 से डिविजिबल है तो 36 के फैक्टर से भी डिविजिबल होना चाहिए। वैसे फैक्टर लेंगे, दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले प्रयास करेंगे, कोई कॉमन नहीं होगा। तो 4 से कटने की अगर बात करेंगे तो 4 से कटने का नियम होता है, आप जानते होंगे कि 4 से डिविजिबिलिटी होने की मतलब बात करेंगे कि लास्ट का कितना डिजिट 2 डिजिट अगर 4 से कट गया तो आगे कोई भी अंक रहेगा तो वो किससे कटेगा? 4 से कटेगा। अब ये 4 से अगर कटा, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि यहां पे क्या रखना पड़ेगा? एक 0 रखना पड़ेगा, फिर 28 2 रखना पड़ेगा, फिर 4 रखना पड़ेगा, 5 रखने पर 58 4 से नहीं कटेगा, 6 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। ये 4 से कटने के लिए ये चीज रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो, यहां क्वेश्चंस में क्या बोला है कि y का अधिकतम मान के लिए, y का मतलब जो होगा मान वो अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। ये इसका जो मान होना चाहिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? ये तीनों को आपको कट करना, चारों कट कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम आपको 8 लेना। मिनिमम अगर बोलता तो 0 लेते हैं। अब 9 से कटने की बात करें कि ये अगर संख्या 9 से कट रहा है तो 7x 7 9 2 5 1 और यहां पे y के जगह पर 8 लेना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया कि y के जगह पर 8 लेंगे। अब ये 9 से जब कटेगा तो 9 का मतलब होता है अंकों का योग। 9 से कटने का मतलब क्या हुआ भाई? 9 से कटने का मतलब हुआ अंकों का योग। अगर 9 से कट गया, अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वह पूरी संख्या आपका 9 से कटेगा। तो देखो 9 से काटो, 9 ये खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ठीक है। और 8 5 ये देखो 8 7 15 15 और 5 20, मतलब x का मान आपको कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि 27 होने के लिए, मतलब ये 27 होने के लिए आपको यहाँ पे वो x का मान कितना रखना पड़ेगा? तो x का मान आपको कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये 9 से डिविजिबल होगा तो इसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 7 15 5 20 हुआ, तो अगला क्या x का वैल्यू रखें जो 27 हो जाए? तो 7 रखेंगे, 27 हो जाएगा। तो यहां से आपका x का मान 7 और y का मान आपका 8। तो यहां पे आपको लिखना है 2x, x का मान 7 7 7 49 और यहां पे y का मान 8 8 64। तो ये आपका आ गया 4 तिया 12 6 दूनी 12 4 तिया 12 6 तिया 18 192 और ये आ गया आपका, यहां से आपका आ गया 10 में से 2 गया 9 8 यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर ये, आपको पूरी हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आंसर ये, ठीक है, आंसर ये आ गया मेरे भाई। क्लियर हो पाया? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट जरूर करना, कमेंट करेंगे तो उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बताओ ये 45 डिग्री है, 45 का मान 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब बताओ कि cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का पावर 3 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 मतलब इसका cos 60 का मान होता है 1/2 और 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अगला बात करेंगे यहां पे कौशिक 45 की बात करेंगे तो कौशिक 45 आपका √2 का होल स्क्वायर 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा 3। सेक 30 की अगर बात करेंगे तो शेक 30 आपका हो जाता है, मतलब याद रखना कि ये आ जाता है 2 स्क्वायर लेंगे तो यहां पे होता है 2/√3। सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 4 बटा आपका 3 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री की अगर बात करेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर हाफ होता है। अब इसको सॉल्व कर दो मेरे भाई, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में, 2 1 2 2 1 3, तो ऊपर आ गया 3/2। नीचे जब सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट गया तो यहां पे आ गया 2 दूनी 4
4, तो ये कैंसिल हो गया और आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब आंसर हो गया 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना आया भाई? डी आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? कमेंट करो मेरे भाई, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करना था और आंसर हम लोग निकाल दिए, वैल्यू पुट किए थे और वैल्यू पुट करके आंसर को हम लोग निकाल दिए। अगला सवाल की बात करते हैं, यहां से देखिएगा, ए, बी और सी एक वेबसाइट शुरू किया। ए कुल पूंजी का 33.3% और शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश इतना करता है। तो ध्यान देना, यहां पे समझो कि क्या हम इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3% को आप क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। बोलेगा जी हां सर। और यहां पे 25% को आप क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। याद रखना कभी भी एक ही पूंजी से अगर 2-3 फ्रैक्शन हो जाए, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होगा, हरों कैल्शियम ले लेंगे कि कुल पूंजी को मान लेंगे, कुल पूंजी जो है 4 और 3 कैल्शियम 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है, ए 1/3 पूंजी लगाता है टोटल पूंजी का, तो ये 4 लगाया। बी जो है ये एक शेष पूंजी का, बी जो है वो शेष पूंजी का 1/4 लगाए, तो शेष पूंजी आपका कितना है? तो यहां पे 4 खत्म हो गया, मतलब 12 में से 4 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 8। 8 का कह रहा है कि 1/4 लगाया, तो मतलब ये 2 लगाया। और सी कह रहा है शेष 6, 4 2 6, तो ये आपका लगाएगा 6। क्यों? क्योंकि यह 12 है, तो 12 में 4 ही लगाया है, 2 ये लगाएगा, तो सी आपका रेस्ट आपका लगाएगा। मतलब यहां समय सेम है, मतलब पूंजी ही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहां से आपका 12 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा कितना? निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा निकालना है, तो इसको कट करेंगे 3 से, 3 से यहां कट करेंगे तो ये 7 और ये 3, ये आपका 000, मतलब ऑप्शन नंबर 7300 आ गया। ऑप्शन नंबर 7300, 73 इज द राइट आंसर। 73 इसका सही आंसर, सॉरी 73,000 इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी मेरे दोस्त भाई बताओ? किसी को कोई परेशानी नहीं है। कह रहा कि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, मतलब कह रहा है कि मूलधन जो है, एसआई जो है, मूलधन का 1/4, अगर मूलधन 4 रुपया है तो एसआई जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। यही बोल रखा है इस लाइन पूरा। फिर कह रहा है, अगला कह रहा है कि प्रतिशत ब्याज दर जो है, समय जो टाइमिंग का है वो 4 गुना है, अगर ये x होगा तो ये आपका 4x होगा। क्लियर है? तो यहां से आप पहले निकाल दो, यहां से पहले आप x का मान निकालो, टाइम निकालो। टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन और इनटू आपका टाइमिंग हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया आपका 100/4। तो यहां से आपका x का मान हो गया कितना? 10 बटा आपका 2 आ गया। 10/2 मतलब 5। चार चुक 16 ना, 1 मिनट, यहां 16 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, तो मतलब ये आपका देखो 10/4, इसका कहने का मतलब ये 5/2 हो गया। तो यहां से रेट आपका देखो कितना निकल गया, तो 4 गुना 5/2, तो ये आपका आ गया 10%। अगर ये 10% हुआ, अब कह रहा है कि ब्याज दर बढ़ा दिया, तो ब्याज दर इसमें 2% बढ़ा दिया, तो ये आपका ब्याज दर हो गया कितना? 12%। नाउ अब रेट जो होगा, वो 12% हो गया, 12% हो गया। तो कह रहा है कि 5,000 पर मूलधन ये है, ये इसी धनराशि को 3 वर्ष लगाना है 12% की दर से, तो 12 × 36% लगाना है, क्योंकि एसआई जो होता है वो RT% होता है, आप जानते होंगे। तो ये आपका हो गया कितना? ये हो गया आपका कितना? ये 1800, मतलब 1800 आंसर हो गया। ब्याज कितना हो गया भाई? 1800 इसका आंसर हो गया। ब्याज आपका 1800 हो गया, तो ब्याज आपका 1800 आंसर ये आ गया। पहले हम लोग यहां पे रेट निकाले, रेट में 2% बढ़ाया, 2% बढ़ा दिया और उसका हम लोग फिर ये निकाल दिए और इस बात को समझ पाए, आंसर ये आ गया। ये देखो बहुत आसान है। ए बराबर 5 का रेशियो, बी बराबर ये 7 है, तो यहां से 5 रखेंगे, यहां 5 रखेंगे, यहां 7 रखेंगे, यहां 5 रखेंगे, यहां 7 रखेंगे, तो 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21, 5 × 20 और 7 × 2 = 14। तो
तो यहां से आ गया आपका 4 और यहां से आ गया 6, तो ये कट कर आ गया कितना 2:3, मतलब ये रेशियो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी हो गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो पाया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना। करा कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है इसका मतलब क्या हुआ कि बेचकर, तो चाय का सीपी अगर ज्ञात करें कि चाय का सीपी कितना होगा, तो चाय का सीपी अगर ज्ञात करें तो ये 9 जो है ये आपका बेचा गया है, तो बेचने पर 50% का लाभ हुआ, मतलब ये 150% के बराबर है। गुणा आपको क्या करना पड़ेगा 100, तो 50 तिया 50 दूनी, तो ये आपका 3, मतलब सीपी आ गया 6 रुपया प्रति कप आ गया, 6 रुपया प्रति कप आ गया। अब कह रहा है, अब देखो यहां कह रहा है कि जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि कर दी जाती है, जब सामग्री की 25% वृद्धि कर देगा तो यह भी आपका वृद्धि हो जाएगा। मतलब इसमें जो आपका आइटम इसमें डाला जाता है कप में, चाय वाले कप में, उसमें अगर जो आइटम डाला जाता है उसमें 25% वृद्धि करेगा तो मूल्य भी वृद्धि हो जाना चाहिए। तो 25% की अगर वृद्धि करते हैं तो 25 छक्का 150, मतलब 1.5 वृद्धि होगा, मतलब अब जो दाम होगा वो 7 रुपया प्रति कप होना चाहिए। लेकिन इसको होना चाहिए इतना, लेकिन बेच कितना में रहा है भाई, अब कह रहा है कि इसको बेच रहा है 10 रुपये प्रति, बेच रहा है इसको, बेच रहा है कितना 10 रुपये प्रति कप पर वो बेच रहा है। तो देखो कितना का मुनाफा हुआ, तो यहां पे लाभ होगा मेरे भाई, ये लाभ होगा, मतलब अब जो सीपी हो गया वो सीपी, नया सीपी जो होगा, तो न्यू सीपी आपका इतना हो गया क्योंकि सामग्री में वृद्धि हो गया। तो यहां से न्यू सीपी अगर बात करें तो यहां पे 10 रुपया, तो कितना बढ़ गया, तो 2.5 रुपया बढ़ गया। 7.5 था उसको बेच दिया 10 रुपया में, तो 2.5 रुपया का वृद्धि हुआ, तो ये कट गया आपका 3 बार में, तो ये आपका आ गया 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा। 400 की कर्मचारियों में देखो यहां 400 में करा कि 87% 87% नियमित कर्मचारी है। मतलब यहां पे अगर बात किया कि टोटल जो कर्मचारी है, टोटल कर्मचारी जो है वो आपका इतना है 400, है ना, टोटल कर्मचारी जो है कितना है भाई 400। ठीक है यहां तक, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं 87.5% निकाल लेते हैं, कितना आता है 400 का 7.5। तो देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे, 1 0, डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका 2 और यहां से 5, तो यहां से 5 काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 5 × 5 तो यहां से आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और आपका 2 × 1 = 3, 350 आपका जो होगा ये आपका होगा नियमित कर्मचारी, मतलब रेगुलर, रेगुलर कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी होगा। इसमें कह रहा है कि बॉयज, इसमें जो आपका मेल है और ये फीमेल है वो 5:3 के अनुपात में, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारी
नियमित महिला, तो नियमित महिलाओं की अगर बात करें कि नियमित महिलाओं कर्मचारियों की प्रतिशत कितना है, तो यहां पे आपको सबसे पहले यहां भी निकालना पड़ेगा आपको। रुक जाओ, 400 में यहां पे मेल और फीमेल की अगर बात करें तो ये 5 रेशियो आपका 3 दे रखा है, मतलब 5 3 8 हुआ, तो 8 में कितना गुना करेंगे 50, तो यहां भी 50 गुना करेंगे, यहां भी 50 गुना, तो मतलब यहां से मेल पता चल पाया कि 250 मेल है, 250 मेल है, और वुमेन्स की अगर बात करें तो ये आपका 5 या 15 150 वुमेन है। 150 क्या है, वुमेन है, इस बात को ध्यान रखा। तो 150 वुमेन है और ये पता चल पाया। तो फैक्ट्री में करे कि पुरुषों की नियमित कर्मचारी की संख्या, नियमित कर्मचारी की संख्या आपका इतना है, तो यहां से एक बात समझो कि नियमित कर्मचारी की संख्या इतना है, तो 250 में 250 पुरुष है, तो नियमित कर्मचारी की संख्या इतना कह रहा है कि 92% आपका पुरुष नियमित कर्मचारी है, तो 92% निकाल देंगे, तो 92% यहां से निकालेंगे तो देखो कितना बार में कटेगा, तो 0 से 0 कट गया, 5 पचे 25, 5 दूनी ये कट जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8 और ये 46, तो यहां से आपका आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 चौक 20, ये आपका 230 आ जाएगा। मतलब 230 आपका जो आएगा वो पुरुष होगा। ये जो आपका 230 है ये आपका रेगुलर नियमित कर्मचारी वाला, नियमित पुरुष आपका जो कर्मचारी है, नियमित पुरुष है जो कि आपकी कर्मचारी है, जो आपका यहां पे आ रहा है 230। ठीक है, अब कह रहा है कि महिलाओं की नियमित कर्मचारी की संख्या कितना होगा, तो महिलाओं की नियमित कर्मचारी की अगर संख्या की बात करें तो ध्यान देना कि रेगुलर यहां पे टोटल मेल और फीमेल ये टोटल है, जिसमें कह रहा है कि पुरुष जो है, जो पुरुष आपका है, जो पुरुष है मेल है, मेल आपका 230 आपका जो दिया है 230, तो 0 0 घट खत्म, ये आपका हो गया, ये 120 आपका वैसा फीमेल है जो नियमित है, जो क्या है नियमित है, जो क्या है भाई नियमित है, बात समझे, जो नियमित है। तो यहां पे पूछ रहा है कि नियमित महिला कर्मचारी की प्रतिशत कितना होगा, नियमित महिला कर्मचारियों की प्रतिशत क्या होगा, तो देखो नियमित कितना महिला है 120, महिलाओं की संख्या कितना है नियमित में, टोटल महिलाओं की 150 गुना 100 कर देंगे, तो यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहां से देखो 50 दिया, 50 दूनी ये कट जाएगा आपका इतना, मतलब ये 80% आंसर होगा, 80% ऑप्शन। देखिएगा सवाल फिर से बात समझिएगा कि पहले यहां पे हम लोग देख लिए कि टोटल आपका यहां पे टोटल आपका जो है वो रेगुलर वाला कितना है, तो 87.5% रेगुलर आपका इतना आ गया। अब यहां से देखें कि 92% कर्मचारी पुरुष कर्मचारी आपका रेगुलर है, तो यहां से 400 में से आप निकाल दिए कि पुरुष आपका इतना है, महिला इतना है, तो 250 का 92% रेगुलर है, 230 रेगुलर है, टोटल 350 रेगुलर, 230 मेल है, तो जो बचा वो फीमेल होगा 120। अब फीमेल टोटल यहां 150, तो 150 में 120 रेगुलर रहता है, तो 120 का परसेंटेज कितना होगा, तो 80% हो जाएगा। यही आंसर कह रहा है, इस बात को ध्यान देना। यहां पे देखो क्या करना है भाई, पहले भाग का काम करना है, तो 35 गुना आपको 16 है ना, प्लस 4 माइनस 2 गुना 2 है ना, तो यहां पे देखो पहले इधर तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका देखो खत्म हो गया। और यहां से अगर काटेंगे तो देखो यहां से काटने की अगर कोशिश करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 280, 280 अगर करते हैं तो 280 8 या 24, 5 8 5 40, मतलब यहां 8 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका 16 8 96, 16 8 सॉरी 108, 12 16 32, 32 और 12, तो ये आपका हो जाएगा कितना 448। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगली बात करते हैं कि ये कह रहा है कि 82 कह रहा है कि ये संख्या 7 11 13 से विभाजित है, तो 7 11 13 से विभाजित है, तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। 7 11
13 से अगर विभाजित है तो क्या इसका हम लोग कर सकते हैं, इस बात को आपको बताना है, इस बात को आपको बताना है भाई। तुम्हें यहां पे 7, 11, 13 से डिविजिबल होने के लिए देखो 7 और 11 और 13 से डिविजिबल होने के लिए देखो कंडीशन एक चीज होता है कि अगर ये ए बी सी और ये ए बी सी अगर रहेगा 6 संख्या, मतलब एबीसी तो वो 7, 11, 13 से कटेगा, या ए बी या ए बी इस तरीके से रहेगा तो कटेगा। जैसे अगर 2, 3, 31, 2, 3 इतना लिखेंगे तो ये 7, 11, 12 से कटेगा। मतलब रिपीटेशन होना चाहिए या तो 3 डिजिट में या तो डबल डिजिट में, लेकिन वह संख्या जो होना चाहिए वो अंक जो होना चाहिए वह संख्या कितना अंक का होना चाहिए, 6 अंक का होना चाहिए। तो यहां से बात समझो कि 7, 11, 13 से डिविजल हो रहा है, इसका मतलब ये 8, 2, 3 है, इसका मतलब ये 8, 2, 3 होना चाहिए। तो P का मान 8 और Q का मान 3, तो यहां से P माइनस Q निकालना है तो 8 माइनस 3 करेंगे तो ये आंसर आ गया 5। बहुत आसान सवाल था और बहुत आसान सवाल से हम लोग दे पाए। याद रखना कि 7 और 11 और 13 से डिविजल होने के लिए 6 अंकों की संख्या रिपीटेशन मूड में होना चाहिए, 6 अंकों की संख्या रिपीटेशन मूड में होना चाहिए, है ना, रिपीटेशन मूड में होना चाहिए। अगर रिपीटेशन मूड में होना चाहिए तो वह संख्या आपका किससे कट जाएगा, वो 7, 11, 13 से कट जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगा। अगर ये 12, 12, 12 ये भी आपका कटेगा किससे, ये भी कटेगा 7, 11, 13 से। ठीक है, अगला सवाल यहां पे बोला गया है, ये दिया गया सारा पूछ कर रहा है कि संगठन सीडीई में कार्यरत पुरुष की कुल संख्या, सीडीई में तो सीडीई में पुरुष की संख्या 325, 275 और 150। तो यहां पे जोड़ेंगे 5, 5, 10, 0, 7, 2, 9, 9, 5, 14, 14, 1, 15 और 3, 2, 5 और 1, 6, 6, 1, 7। ये मिल का आ गया किसमें, सीडीई में। फिर कह रहा है संगठन एबीसी में महिलाओं की संख्या, एबीसी में फीमेल की संख्या, एबीसी में फीमेल की संख्या 300, 275, 575 और 575 और 250। तो 575 और 250 मतलब ये 7, 5, 12, ये 825 आ गया। 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, तो ये आपका आ गया 10 और 11, मतलब मेल और फीमेल का रेशियो आ गया कितना, 10 और 11 आ गया। इसका सही आंसर आ गया। आसान सवाल था, है ना, आसान सवाल था और देख पाए, आसान सवाल था और कर पाए। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए देखो यहां से क्या है, एक बात समझो, ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे आपका 2ab कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इतना, और नीचे आपका है इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसके जगह पर ए और बी लिख देके बस, बात समझे। कह रहा है दो संख्याओं का योग 288 है और कह रहा है कि महत्तम संवर्तक 16 है, तो ऐसी कितने संख्याएं युग्म हो सकती है। अगर एचसीएफ 16 होता है तो आप जानते हैं मेरे भाई कि अगर एचसीएफ 16 होगा तो ये 16x और 16y लिख सकते हैं, दो संख्या जिसमें x और y जो होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए भाई, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह आभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहां पे देखो दो संख्याओं का योग, यहां पे दो संख्या आप माने तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 288, तो यहां पे x प्लस वाई, तो ये आपका 16 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 कहीं 16 और 128, 16 अठी 128। ठीक है, क्लियर है यहां तक, 18 बार में कट गया। तो यहां देखो क्या क्या युग्म होगा, मतलब x और y का क्या क्या मान पॉसिबल होगा, मतलब एक आपका ये भी पॉसिबल है,
ये भी पॉसिबल है, 2 और, लेकिन क्या होना चाहिए, 2 और 16 नहीं होगा क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, मतलब ये वाला आपका नहीं होगा। 3 और 15 ये भी नहीं होगा क्योंकि को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों का एचसीएफ जो होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए। देखो इसका 1 एचसीएफ होगा, नहीं होगा। 4 और 14 ये भी नहीं होगा। 5 और 13 होगा, और 7 और है ना, 5 1 7 हो, 1 17 हो गया, 13 5 हो गया, और एक चीज और हो सकता है 7 और 11 होगा, और कोई संख्या नहीं होगा। मतलब कितना पेयर बना, कितना पेयर बना, तो ये आपका बन गया कितना, 3 पेयर्स एंड पेयर्स। मतलब एक्स और वाई का मान जो होना चाहिए, एक्स और वाई का मान जो होना चाहिए वो आपका कितना पेयर, एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ही कंडीशन हो सकता है। मतलब एक्स और वाई का मान यहाँ जितनी भी संख्या आएंगे सभी का एचसीएफ आपका 16 होगा, और योगफल आपका 208, याद रखें। तो प्राकृत संख्याओं का आपका दिया हुआ है 6 और 8, मतलब इसको मान लिए 6 और 8 एक्स मान लिए, तो कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो है वो आपका दिया हुआ है इतना। तो 8 नवा 72, 8 नवा 72, 8 6 48, और ये कट जाएगा आपका 16 6 96। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर आपका कितना 4। तो यहां से निकालना है कि छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या कितना है 6x, ऑप्शन, आसान सवाल। अब उमर और अविनाश इतना साझेदारी निवेश किया, मतलब यहां देखो 3030 यहीं से काट दो, तो ये 10 रुपया निवेश किया और ये 15 रुपया, क्योंकि बाद में तो कटना ही 0 0 है, एक साथ साझेदारी शुरू की। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लिया। अविनाश मतलब 8 ही महीने के लिए रहा साझेदारी में, और ये पहले 12 मास के लाभ दोनों का किस अनुपात, मतलब ये 12 मेहनत, क्योंकि ये निकाला नहीं है, एक साथ इन्वेस्ट किया था, और 12 महीने के बाद इसका क्या लाभ का रेशियो होगा, मतलब उम्र हमेशा 12 महीने तक रहा, क्योंकि अविनाश कुछ वित्तीय कारण के कारण से वो निकाल लिया। तो यहां से आपका कट जाएगा 15 ठी 20 से, 15 ठी 20 से, मतलब ये रेशियो हो जाएगा 1, मतलब ये लाभ का रेशियो हो जाएगा कितना 1:1, है ना, 1:1 हो जाएगा लाभ का रेशियो 1:2। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, पहली 10 विषम संख्या 1 3 5 डॉट 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 आपका 19। अगर ये सीरीज में रहता है, अगर ये सीरीज में मतलब संख्याओं का अंतर, अगर अंतर समान है, तो याद रखना माध्य निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 करेंगे, तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सीरीज में रहा, अगर ये सीरीज में रहा, कम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या दो लगातार संख्याओं का अंतर समान हो, तो उस स्थिति में एवरेज जो होता है फर्स्ट टर्म, एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 होता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अगला कह रहा है कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसके वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब 8 वर्षों की अगर बात किया कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु में सुभाष की आयु वर्तमान आयु में, मतलब प्रेजेंट आयु से, प्रेजेंट आयु अगर x है तो ये आपका 3 गुना हो जाता है। तो कब, वर्तमान से 8 साल बाद, तो 8 साल बाद मतलब 3 इतना हो। यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, ठीक। प्रेजेंट में x है 8 साल में, तो 8 साल मतलब 8 साल बाद कर दें 8 साल में, तो वो 3 गुना हो जाता है। तो ये 8 साल में 3 गुना हो जाता है, मतलब प्रेजेंट आयु का 3 गुना हो जाता है।
तो यहां से आपका ये 8 है, उधर जाएगा तो ये 2x होगा, तो मतलब x बराबर आ गया 4। मतलब ये पता चल पाया कि सुभाष का जो आपका x का मान है कितने साल बाद आयु उसके वर्तमान आयु का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर 4 आ गया। तो यहां पे प्रेजेंट एज बताना है, सुभाष का वर्तमान एज क्या होगा। तो वर्तमान आयु की अगर बात करें तो वर्तमान आयु 4 + 8 आपका कितना होगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कितने वर्ष में सुभाष की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु आपका 12 है, 12 गुना 5 गुनी हो जाएगी कितने सालों में। गड़बड़ हो रहा है, तो वर्तमान एज को एक्स माने, सॉरी 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 सॉरी, वर्तमान एक्स को एक्स ही माने ना, ये वर्तमान एज है सुभाष का तो एक्स माने, गलत हो गया था। वर्तमान एज को पूरी माने थी, इसका वर्तमान एज 4 है। तो कह रहा है कि कितने साल बाद, कितने साल बाद, तो मान लेते हैं कि कुछ साल के बाद ये आपका 5 गुना हो जाता है, मतलब वर्तमान एज का 5 गुना हो जाता है। तो 5 चौक 20, मतलब 20 वर्ष के बाद आपका ये 5 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना, हो गया। क्लियर है यहां तक। मतलब ये 16-20 नहीं होगा, मतलब ये 20 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, मतलब ये 4 साल तो ऑलरेडी था वो अपना एज उसका 4 साल खुद था, तो 4 घटा देंगे मतलब 16 साल बाद। मतलब प्रेजेंट एज आपका इसका 4 था, लेकिन कितने साल के बाद वो 20 गुना हो गया, मतलब 20 हो गया। तो कितना, ये 4 साल था, ये 20 था, तो कितने साल बाद, 16 साल बाद वो आपका कितना हो गया, वर्तमान एज का कितना गुना, 5 गुना। वर्तमान एज का कितना हो गया, 5 गुना। आंसर आपका ये। अगला कह रहा है कि यहां पे 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, तो देखो यहां पे 100 रुपया में 100 सॉरी 1 रुपया में, 1 माह में, कितने माह में, 5 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, प्रति माह 5 पैसा, तो 6 माह में 6 पंचे 30 पैसा ब्याज मिल रहा है। कितना रुपया में, 1 रुपया में, 1 रुपया में इतना मिल रहा है 30 पैसा। तो बताओ कि यहां पे अगर हम 10,000 रुपया लेते हैं, तो 10,000 रुपया लेते हैं तो ये ब्याज कितना होगा, 30 पर आपका 4 जीरो होगा। लेकिन ये पैसा में होगा, रुपया में चेंज करने के लिए काटना पड़ेगा, मतलब 10,000 पर उसको ब्याज कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। आसान है। अरे 1 रुपया में ब्याज 30 पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, 30 पैसा। एक या 30 पैसा कितने माह में, 6 माह में। तो 6 माह में, तो ये भी 6 माह में आपका जो ब्याज है वो एक को 10,000 बनाया, तो इधर 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 3, इधर 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो, ये पैसा हो गया। रुपया में डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना रुपया आपको ब्याज मिले। कि 3 आदमी या 6 लड़के अपना 20 दिन में पूरा करता है, तो याद रखना कि 3 मेल 20 दिन में जितना काम करेगा उतना ही 6 लड़का 20 दिन में काम को करेगा। तो यहां से कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, मतलब यहां पे एम और बी, मेन और बॉयज का रेशियो आ गया 2:1। तो यहां सबसे पहली बात करेंगे कि यहां पे टोटल वर्क कितना आएगा। तो कहीं भी आप मेन का वैल्यू पुट कर दो, तो एक मेन का आपका 2 है 20, तो यहां से आपका आ गया कितना, 120 आपका टोटल वर्क आ गया। तो इसी काम को बोल रहा है कि 6 आदमी, एक आदमी का क्षमता 2 है, तो 6 आदमी का 6 दूनी 12, 8 लड़का, एक लड़का का क्षमता 1 है, तो 8 गुना 1, ये तो सभी मिल जाएंगे। तो कितना दिन में, डी दिन में 120 काम कर लेगा। तो 6 दूनी 12, 8 20, 20 गुना डी, और ये आपका 120, तो ये कट जाएगा आपका कितना, डी बराबर आपका 6, मतलब 6 डेज में ये सभी अगर मिल जाएंगे, ये दोनों मिलकर 6 लड़का, 6 आदमी और 8 लड़का जब मिलेंगे, तो वो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, क्लियर हो पाया। अगला कह रहा है कि एक ठहराव रहित चाल
अगर याद रखना कि अगर बिना ठहराव का ये यहां से चलना स्टार्ट किया, तो यहां से चलना स्टार्ट किया तो 1 घंटा में ये 80 किलोमीटर तय कर लिया। मतलब 80 किलोमीटर यहां जीरो से स्टार्ट किया और 80 किलोमीटर तक चल गया। कितने घंटे में? 1 घंटे में तय कर लिया। अब कह रहा है कि जब ये रुकना स्टार्ट किया, ये रुकते रुकते अगर आया तो कुछ हुआ कि 1 घंटे में वो 52 किलोमीटर ही चल पाया। मतलब ये 1 घंटा में 52 किलोमीटर ही चल पाया। अगर ये नहीं रुका होता तो 1 घंटा में यहां पहुंच जाता, लेकिन रुका इसलिए। तो कितना आपका यहां पे, इतना ही समय को आपको लेना है कि ये समय मतलब कितना, ये रुकने में जो समय यहां रुकने में व्यतीत किया इसलिए ये इतना ही चल पाया। अगर नहीं रुकता तो चल पाता। मतलब रुकने में जो समय व्यतीत किया, रुकने में लगा समय, तो इस दूरी को बताओ कितना हो जाएगा? और 28 किलोमीटर चलना था इसको। 28 किलोमीटर 80 समय की चाल था, दूरी इतना करना था। चाल ये चाल से चलता तो 28 किलोमीटर सही समय पर पहुंच जाता। तो 20 दिया, 7 चौक 28 और 7 चौक 4 से काटेंगे, 20 चौक, ये कट गया 3। मतलब ये आपका 21 मिनट तक वो रुकने में समय व्यतीत कर दिया। अगर नहीं रुकता तो वो आपको सही समय पर पहुंच जाता। सही समय पर क्या होता भाई? पहुंच जाता। आंसर ये हो जाता। ठीक है। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चल रही 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करता है। तो याद रखना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई की अगर बात किया तो यहां से हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। या हम कहेंगे कि दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय होता है। तो चाल आपका देखने की बात करें कि जब वो 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई टी मान लिए, चाल आपका 78 है, तो इसको 5/18 से गुना कर दें, क्योंकि ये मीटर में, तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो और कितना सेकंड में? 27 सेकंड में। देखो ये आपका 4 गुना समय दूरी, और यहां पे आपका दूरी पार करेगा। ये ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म आपका 455। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 5 तिया 15, 15 से 15 तिया 45, 45 और 13, तो 45 10 55 और 13 आपका हो गया 55 और 3 58। टी आपका हो गया। बहुत आसान सवाल था भाई। ट्रेन की लंबाई आपका आ गया 1। बहुत आसान सवाल। हरी राय, हेलो, हाय मेरे भाई। यहां पे कह रहा है माध्यिका ज्ञात करो। इसका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 12, 13, 14, 16। यहां पे एन देखो, एन संख्या कितना है? 3 3 6 6। ये आपका इवन नंबर है। मतलब अगर इवन नंबर रहता है तो माध्यिका जो होता है मेरे भाई, ये होता है n/2 प्लस बटा। तो यहां से अगर यहां 6 का आधा हो गया 3, और 6 बटा 3, 3 1 4 4/2। देखो यहां से तीसरा तीसरा पद आपका, ये चौथा पद ये, तो 13 प्लस ऑप्शन ऑप्शन
बात समझ, बहुत आसान है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अगर ये ऑड रहता, एन अगर ऑड रहता, एन ऑड रहता तो एन प्लस वन बाय बस पद मीडियन हो जाता। यहां से x इक्वल टू दिया हुआ है तो √3 प्लस √2, अगर यहां पे 1/x चाहिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यह अंतर अगर एक है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं √3 माइनस √2, लेकिन आप देखो यहां पे एक बार ये प्लस है तो इसको आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करके तो ये आपका आ गया 1/x। जब भी अगर ये दोनों अगर अंतर में ये दिया हुआ एक का अंतर तो 1/x निकालना है तो माइनस कर देना है बीच में, अगर ये 1/x में दिया है तो x का निकालना है तो माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस में दिया होता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में दिया होता है तो माइनस में हो जाता है। यहां से देखिए जोड़ देंगे दोनों को और इसको जोड़ देंगे तो ये वाला और ये वाला कट गया तो ये आ गया। तो यहां से आपको निकालना है एक्स स्क्वायर, 1/x² निकालना है तो आप जानते हैं कि वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आपका ये 10 आंसर आ जाएगा। ये आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो आंसर यहां पे आप निकाल सकते हैं। याद रखना कि कभी भी अगर a माइनस रूट बी दिया है, अंतर आपका एक दिया है तो 1/x जो होगा वो आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव दिया रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बात को ध्यान। यहां पे देखो क्या बोला गया है कि cos x, ये cos x 3 sin x और ये दिया हुआ हमको 10 का मान चाहिए, तो 10 की मान को चाहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बोथ साइड साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो cos x बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, मतलब साइन को खत्म करना पड़ेगा तो ये आपका आ गया cot x 3 और ये 3। अब ये देखो वन बाय cot x को क्या लिख सकते हैं 10x, और यहां पे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दे, प्लस है ना, तो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 6 आ जाएगा, और ये आप आंसर ये आ गया, ठीक है, ठीक है ना। 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाली वृत्तम मैक्सिमम वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला मान लेते हैं वर्ग है। मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल, तो याद रखना कि यहां पे एक बात समझना कि यहां पे याद रखना कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी बराबर होगा वर्ग की भुजा का आधा होगा। अगर ये भुजा 21 सेंटीमीटर है तो इसका हो जाएगा 21/2, क्योंकि ये आपका यहां से यहां आधा होगा, तो इसका हो जाएगा पाई 22/7, r² 21/2 और 21, ये कट गया 11 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो 11 63 63 3 6 3 9 और ये 6/2, मतलब ये 3 और 4 दूनी 8 और 13 6, ऑप्शन नंबर 1 ही यही होगा। बहुत आसान सा, ठीक है, ठीक है ना। याद रखना है कि मैक्सिमम सर्कल अगर देखना चाहे तो वृत्त की त्रिज्या जो वर्ग की भुजा का आधा होता है, क्योंकि वर्ग की भुजा 21 तो ये आपका इसका आधा होगा। एबीसीडी एक चतुर्भुज है,
यहां पे बोला कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और ए आपका ये 45 डिग्री है, और ये कह रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा तो इस बात को ध्यान रखना, एक दूसरे को समद्विभाजित कब करता है, जब ये आपका एंगल, जब आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, जब ये वर्ग हो, और जब ये रोम्बस हो, मतलब रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तभी जाके ये आपका समद्विभाजित करता है। लेकिन यहां पे एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये आपका अगर 45 होगा तो दूसरा भी ये अगर 45 होगा, याद रखना कि ये 45 होगा। हाँ, ये दोनों आपका सेम हो सकता है, ये दोनों आपका सेम हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का अगर सभी भुजा बराबर हो जाएगा तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। ये सही है। तो ये 45 और ये जो होता है, याद रखना एक कंडीशन, आसन भुजाओं योग 180 डिग्री होता है। किसका? समांतर चतुर्भुज बोलो, सम चतुर्भुज। तो ये 45 होगा तो ये आपका कितना होगा? 135। डायरेक्ट आंसर आपका डी मार दो, डी मार दो। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा पानी पी के आते हैं, आप लोग बताएंगे आंसर जल्दी से। चलिए देखो, यहां कह रहा है कि ये आपका एक रेखा है और जो इसका वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। मतलब एक रेखा क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, सर्कल को प्रतिच्छेद कर रहा है। जब सर्कल को प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये एक्स का जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई होगा इसमें डाल करके। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों निकालना, और ये आपका लाइन है, ये आपका एक लाइन है, और ये सर्कल का आपका इक्वेशन है। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन। देखो यहां पे क्या करना है, तो एक्स का मान इसमें लाई करेगा और वाई का मान भी इसमें लाई करेगा। ठीक है, एक्स का मान भी लाई करेगा और वाई का मान भी यहां पे लाई करेगा, इस बात को ध्यान देना। तो यहां पे लाई करने की अगर बात किया जाए तो देखो क्या कर सकते हो इसमें, तो इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते थे। यहां पे ये जो आपका ये बिंदु है, ये बिंदु आपका इसको भी लाई करेगा, इस इक्वेशन को भी लाई करेगा। तो इस इक्वेशन को अगर लाई करेगा तो एक बात देखो, कौन से आपके ऑप्शंस आपके मैच करेंगे,
तो कौन सा ऑप्शंस आपके मैच करेंगे, इस बात को देखना है कि ऑप्शन कौन सा मैच करेंगे। तो देखो यहां पे मान लेते हैं पहला ऑप्शन, कुछ मानते हैं 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो इसका शॉर्टकट तरीका यही है, 2 दूनी कितना 4, तो 4 दूनी कितना 8, फिर कितना होगा भाई 4 दूनी और ये माइनस, तो देखो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको देखते हैं सेटिस्फाई करके, ये आपका एक्स और वाई बिंदु है और ये एक्स और वाई बिंदु। तो यहां से अगर ये सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 6 छक 36, 6 छक 36 हो गया, फिर 2 दूनी 4 प्लस आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस 6 करेंगे तो माइनस आपका 6 चौक 24 हो, माइनस 6 चौक 24 और माइनस, देखो यहां से आपका हो गया 4 4 8, 8 6 14, मतलब ये आ गया 44 और इधर भी 44, मतलब आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है, इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, तो आप टेंशन ना लेना, बस यहां करो कि अगर ये सर्कल का ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 20 इक्वल टू 0, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो यहां पे कोई भी बिंदु होगा, ये बिंदु अगर x1 और y1 है और ये बिंदु x2 और y2 है, तो ये भी और ये भी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बाय ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दिए और डाल दिए। ठीक है, तरह किसी दीवार के सहारे, किसी दीवार, एक ये दीवार है, ये जमीन से जुड़ा हुआ दीवार है, तरह की झुकी एक सीढ़ी यहां से झुका हुआ है जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, और निचली सिरा दीवार से 15 मीटर दूरी पर स्थित है, मतलब इसका जो बेस है और ये सीढ़ी का बेस है, ये दूरी आपका कह रहा है कि 15 मीटर का है। आप जानते हैं मेरे भाई कि ये 60 होगा तो ये आपके सामने वाला जो रेशियो होगा वो √3 होता है और ये 1 होता है, 1 बराबर 15, तो यहां से निकालेंगे तो ये 15√3, मतलब ये हाइट निकल जाएगा दीवार का, सीढ़ी की लंबाई निकालना, सॉरी, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना तो √2 1, तो ये 2 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 15, तो 2 यूनिट बराबर आपका 30 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। बात समझे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल की बात करते हैं कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। ठीक है, 23 बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंटकर एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां से 52 पत्ता में टोटल आपका जो कार्ड है, टोटल कार्ड आपका 52 है, इसमें से एक गड्डी में से काले रंग का बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। तो याद रखना कि काले रंग का जो बादशाह होता है 2 गो होता है, प्लस 2 गो आपका बेगम होगा, तो ये आपका टोटल 4 होता है। तो यहां से आपका बचा कितना 48, मतलब टोटल कार्ड की आपकी जो संख्या बचा वो कितना बचा, इतना बचा। अब यहां पे इस बचे हुए पत्तों की अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाल जिसका पत्ते का हुकुम का पत्ता होने, तो यहां पे आपका शेष हुकुम का जो पत्ता होगा वो 13 टोटल होता है, जिसमें कि 2 पत्ता आपका यहां पे शामिल, तो 2 हटा देंगे, ये आपका 11 पत्ता कितना हो जाएगा। तो यहां पे आपका 11 पत्ता होगा, तो 11 पत्ता होगा, तो यहां से बोला कि हुकुम का पत्ता का प्रायिकता क्या होगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपका 11 पत्ता, और यहां पे बचा कितना, मतलब आपका हो जाएगा डी आंसर। कितना आंसर होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 23 हुकुम का पत्ता आपका कितना 11, 13 था टोटल पत्ता, 2 पत्ता यहां से निकल जाएगा, यहां पे आपका हो क्रय मूल्य कितने % लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर 20%, मतलब एसपी पर इसको दिया गया कि एसपी अगर 100 होगा
तो लाभ आपका कितना होगा 20। मतलब यहां पे कंपेरिजन जो किया गया एसपी से किया गया। तो यहां पे सीपी की अगर बात करें तो सीपी आपका कम हो, लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। 20 चौका 25%। ठीक है, 3 अंकों की वैसी ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगे पर शेषफल 1 बचेगा। तो एक शेषफल बचेगा 3 अंकों की ऐसी संख्या। तो 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर आपका 999, तो 999 तक बचेगा। एक शेषफल बचता है, बचने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे काम करो, एक मतलब यहां से अगर एक से लेते हैं, एक से लेकर 199 से लेकर 7 से डिविजुअल होने का कितना संख्या, तो 7 इकाई 7, 29, 7 चौक 28, 19, 7 दूनी, मतलब पूरा पूरी आपका इतना कटा। मतलब 7 से 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या। तो ये आपको पता चल पाया कि 3 अंकों की कुल संख्या जो 7 से विभाजित है। अब बताओ कि यहां से ये 1 से लिया 99, लेकिन आपको 100 से लेना है। तो यहां पे 100 को 7 से डिवाइड करो, तो 13 सती 91, 14 सती आप 14 आ जाएगा। तो यहां पे जो 3 से विभाजित, तो यहां पे देखो ये 1 से 999 तक 142, इसको जब घटा देंगे तो ये बीच वाला पता चल पाएगा। तो 12 में से 4 गया, तो यहां पे 8 आपका आ गया। तो टोटल आपका जो संख्या वो कितना, 28। यहां पे रिमाइंडर कुछ भी कहे, रिमाइंडर 1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, उससे कोई मतलब नहीं। रिमाइंडर सब में हम जानते हैं कि रिमाइंडर सब में बचेगा, है ना, सब में रिमाइंडर आपको बचे। मतलब जो संख्या 7 से डिविजल हो उससे एक बढ़ा के संख्या लेंगे, वही ना बात कहना चाह रहा है। हम नहीं लेंगे, यहां पे आपको संख्या ही पूछ रहा है कि कौन कितने संख्या 7 से डिविजल होंगे, इस पर आपका 1 बचेगा। अगर मान लीजिए 14 आपका मान लिया जाए कि आपका 105 कट रहा है, तो 105 7 से डिविजल है, तो 105 ना लेकर 106 लेंगे। तो ऐसी संख्या आपके बहुत सारे होंगे, 105 खाली सिर्फ एक एक बढ़ा देंगे, आपको तो वो पूछ नहीं रहा। 3 से 39 तक सभी विषम संख्या को हटा दिया, कितनी संख्याएं शेष रह जाएगी। तो अगर 3 से लेकर अगर 39 तक सभी संख्या को हटा देंगे, तो 3 से लेकर 39 तक सभी संख्या को अगर हटा देंगे, तो यहां से विषम संख्या हटा देंगे तो सम संख्या बचेगा। और सम संख्या जो होंगे, तो याद रखना कि टोटल आपका 20 होगा, लेकिन 20 में से आपका एक संख्या इधर बाहर है, तो एक संख्या हटा देंगे, ये आपका 19 संख्या बच जाएगा। कितना संख्या बच जाएगा, 19 संख्या बच जाएगा। तो किससे, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट। 3 से अगर यहां 1 से 40 रहता तो 20 को, लेकिन 39, मतलब यहां 48 38 तक, ये 19 को, 19 में से 1 घटेगा, 18 आ जाएगा। ये आंसर है, 19 नहीं है। बात समझे, मतलब यहां से 1 से अगर रहता 40 तक रहता तो आपका सम संख्या 20 को होता, लेकिन यहां 39 मतलब सम संख्या आपका 48 तक है। तो 1 से 38 तक में 19 को, लेकिन एक संख्या आपको यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया, एक घटा देंगे। तो चलो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो यहाँ पे आपका एनटीपीसी का सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। आप अगर जहां पे किसी को डाउट होगा तो एक बार वीडियो को जब लाइव खत्म हो जाएगा तो पॉज करके एक वीडियो को एक बार थोड़ा सा देखेंगे आप। आज ठीक है, और बोल देंगे। चलिए, जो क्वेश्चन है वो हम बता देते हैं। पहला है, कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं, ठीक है, कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है, ऐसा कहा गया है। सिंधु घाटी है, घाटी, थार है, कचकरण है। इस घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नहीं। कचकरण कहाँ पे है, भारत में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम जानते हैं, 39% पाकिस्तान में है, 61% भारत में है। भारत में थारी कहते हैं और राजस्थान में है। आंसर इसका ए है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त आने वाले जॉन थे, कॉर्नवालिस के साथ आया था, ठीक है। उसके बाद 1793 की घटना है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा 10/11 कंपनी
को देना होता था टैक्स के। है किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय चर्चा की, राउरकेला पश्चिम जर्मनी के सिंगापुर सहायता से भिलाई सोवियत संघ और बोकारो भी सहायता से स्थापना की गई थी। चौथा है द व्हाइट टाइगर किसकी? जसवंत सिंह। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है, अरविंद अडिगा की है। बात करें तो 10 टू पाकिस्तान इनकी है, विक्रम टेबल बॉय है, गोल्डन बॉय है। चेतन भगत की बात करें तो इंपॉर्टेंट 3 मिस्टेक माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 का। 5 का काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? ये पूछा गया। तो सबसे पहले इसकी राजधानी हम लोग कहाँ थी? वारंगल थी। और इसका अंत अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक कफूर थे के द्वारा की गई थी। मलिक कफूर के द्वारा, मलिक कफूर जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी है। तो इसका आंसर 5 का क्या हुआ? डी सही आंसर। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन, हमने इसलिए रिपीट, आवाज जो है ऑडियो आपका नहीं था, ठीक है, आगे बढ़ चुके थे। क्वेश्चन है 6, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? चलिए कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, संविधान की बात की जाती है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ था, प्रथम बैठक, ठीक है। और इस अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आ गया था। तो अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चलिए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है ये कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन 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 फिर आपका होता है क्या? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1940 को अगली बैठक होती है। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, चुन लिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। फिर अगली बैठक 13 दिसंबर को होती है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। पंडित नेहरू ने इसे पेश किया है, पंडित नेहरू ने, और बाद में 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ? डी सही आंसर हुआ, डी। और 7, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किस संभाली है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर की, गुप्त साम्राज्य है तो इसके संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? श्री गुप्त, जिन्होंने राज की है। चलिए अब बताइए किसने बागडोर संभाली? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने संभाली है, समुद्रगुप्त ने संभाली है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन किस कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। भारत का नेपोलियन कहते हैं, इन्होंने आर्यवर्त के 9 राजा, आर्यवर्त के 9 राजा को और दक्षिणावर्त के 12 राजा को, दक्षिणावर्त के कितने राजा को? 12 राजा को परास्त किया था, 12 राजा को परास्त किया था। इसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी
दोहित्र भी किसे कहा जाता है? समुद्र को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। वीणा बजाने का बहुत ही शौकीन था। ये संगीत प्रेमी भी था, संगीत प्रेमी भी था, संगीत प्रेमी था। कवि राज्य की उपाधि धारण की थी, कवि राज्य की उपाधि धारण की। चलिए, तो आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम से इंपॉर्टेंट क्या है? इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। का डेट क्या था? 319 का डेट था, कहीं 3 देगा। सुद्रक की बात करें तो सुद्रक की जो बुक है, सुद्रक की जो पुस्तक है वो कौन सी है? मृच्छ कटिकम है, मृच्छ कटिकम है कि सुद्रक की कौन सी है? कटिकम है। आगे चलते हैं, आंसर क्या हुआ? बी सही आंसर हुआ बी। आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8, माओत्से पर्व किस भाग में मनाया जाता है? भारत के किस भाग में, कहां पे मनाया जाएगा ये बता। डोल जात्रा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा, डोल जात्रा की बात करें, डोल जात्रा की बात करें तो कहाँ का पर्व है? डोल जात्रा आपका पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का पर्व है। बाली जात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। बाली जात्रा कहाँ का है? क्या का है? उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ नुआखाई, नुआखाई, नुआखाई भी कहाँ पे है? नुआखाई भी आपका ओडिशा का ही है, ओडिशा का, ठीक है। और माओत्से का कौन सा है? नागालैंड। माओत्से कहाँ का है? नागालैंड का है। तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस फुटबॉल क्लब में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने लीग का खिताब जीता? किस द्वारा ये जीता गया है? किसके द्वारा? मोहन बगान के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन बगान सुपर ज्वाइंट के द्वारा जीता गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? किस हवाई अड्डे ने जीता है? मोपा ने जीता है। मोपा हवाई अड्डा, मोहन पर्रिकर नाम इसका है, पर्रिकर पूरा नाम है। मोपा हवाई अड्डा का पूरा नाम क्या है? मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, ठीक है। कहाँ है? गोवा में है। चलिए आगे, और 16 है, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? मिजोरम ने कब मनाया है ये बताना। मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? चलिए, अगर हम 21 जनवरी की बात करते हैं, जनवरी नहीं, लेकिन अगर हम 21 जनवरी की बात करते हैं, तीन राज्य का होता है, 3 राज्य का होता है। त्रिपुरा का होता है, उसके साथ मणिपुर का होता है, और उसके साथ मेघालय का होता है। कौन कौन है? है मणिपुर और मेघालय है, है मणिपुर, मेघालय है। ये तीनों 21 जनवरी को है, ठीक। 21 जनवरी राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। अब बिहार कब मनाता है? तो बिहार की बात करें तो बिहार 22 मार्च को मनाता है। बिहार कब मनाता है? 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। झारखंड कब मनाता है? झारखंड 15 नवंबर को मनाता है। 15 नवंबर, झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करें 15 नवंबर को मनाता है, 15 नवंबर को। अब नवंबर में 2000 नवंबर में जो है वो 3 राज्य का स्थापना दिवस है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ठीक है, नवंबर में हो, क्योंकि 2000 ईस्वी में राज्य से अलग हुए थे, राज्य से राज्य अलग हुए थे। जैसे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर को हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कब हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ अलग हो गया किससे? मध्य प्रदेश,
ठीक है, 15 को झारखंड अलग हो गया, और उड़ीसा और ये कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड आपका भी अलग हुआ है। कब? यूपी से अलग हुआ, किससे अलग हुआ, कब? 9 नवंबर को, ठीक, उत्तराखंड 9 नवंबर को यूपी अलग हो गया। और मिजोरम कब हो जाएगा? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। तो आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो। 22 सामान्यतः कौन कैंसर का कारण नहीं? अच्छा, कैंसर का मूलतः कारण क्या है? कोशिका का अनियंत्रित ही होना। इसके मूलतः कारण की बात करें, क्या है? कोशिकाओं का अनियंत्रित वृद्धि, का अनियंत्रित वृद्धि। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन लॉजी कहलाता है, ठीक है। स्ट्रोंसियम 90 के द्वारा, स्ट्रोंसियम 90 के द्वारा जो है इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। 90 के द्वारा इसका इलाज होता है, इलाज होता है। क्या बताइए इसका आंसर का? क्या होगा? पर्यावरणीय कारक नहीं, आनुवांशिक उत्पीड़न नहीं। अच्छा, कौन सा नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये आनुवांशिक सबसे होगा, लेकिन ट्रांसमिशन का ऑप्शन नंबर ट्रांसफर या ट्रांस। और कैंसर के पीरियड को क्या कहते हैं? लैंटिनिन पीरियड कहते हैं, लैंटिनिन। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप गैस प्राप्त कर, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग के के यानी कि काइनेटिक क्या होता है इसका हाफ एम स्क्वायर होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो पीई से डिनोट का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और एक गतिशील वस्तु है तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए सही। 24 कौन सा विद्युत आवेश का आवेश चालक है? कांच है, कागज है, तांबा है, पानी है। कौन सुचालक है? ये आपसे पूछा गया है। चालक कौन है? तांबा है। कौन है? तांबा है। सबसे ज्यादा सुचालक कौन है? तांबा, चांदी है, ये चालक होगा। कांच, कागज, पानी तक नहीं। आंसर हुआ सी। 25 क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या वेबसाइट है? क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। क्या है? एक प्रकार की सर्विस है। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा ए। 26 कौन सा दो वर्ग परस्पर विशिष्ट पक्षी और श्री पक्षी हारी रानी का वेल है? बताइए कौन सा दो वर्ग पर पक्षी सरीसृप वर्ग में नहीं आते हैं। सरीसृप वर्ग में वो आते हैं जो रेंगने वाले होते हैं ना, वो आते हैं। तो पक्षी आपका सरीसृप वर्ग में नहीं होगा। और श्री पक्षी है, वेल स्तनधारी में आ जाएगा, और मैन का आपका स्तनधारी प्राणी है। ये सबसे अलग है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर होगा, बी, ठीक है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल, रेप्टाइल का युग किस कहा जाता है? सरीसृप। तो क्यों, चलिए 32 गवाह संरक्षण योजना 2025 गवाह संरक्षण किस राज्य द्वारा लागू की गई है? यूपी, हरियाणा या राजस्थान? अब ठीक है साउंड, ठीक है। चलिए, गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? हरियाणा के द्वारा, हरियाणा। तो आंसर क्या होगा? बी, हरियाणा ने गवाह संरक्षण लागू किया। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? ठीक है, IRIS किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये बताना है। बताइए किसके द्वारा किया गया? IIT मद्रास ने स्वदेश अंतरिक्ष
चिप IRIS विकसित किया है? आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। 33 का ए, IIT मद्रास सही आंसर हो जाएगा। 34 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन है? सुभाष चंद्रा, राजेश निर्वाण, निगमेश ठाकुर, अनिल माथुर। कौन है ये बताना। कौन हो जाएंगे? राजेश निर्वाण जो है ये नए महानिदेशक गए हैं, नए महानिदेशक गए हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा के, ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। बी सही है। और 40 निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अच्छा, अनुसूचित भाषा की बात करें तो किसमें है? कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है इसका। 8वीं अनुसूची में वर्णन है, 8वीं अनुसूची में वर्णन है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? अगर हम संविधान की बात करें कितनी भाषा थी? 18 भाषा थी। 18 भाषा थी, ये सॉरी 14 भाषा थी। कितनी? 14 भाषा थी। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी भाषा है? वर्तमान संविधान में कितनी भाषा है? वर्तमान संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा, ठीक है। तो 15वीं भाषा के रूप में कौन सा जोड़ा गया? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है सिंधी को। ये जोड़ा गया है, सिंधी को जोड़ा गया है 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है। 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में, 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है, कोंकणी को जोड़ा गया। ये 3 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। चलिए, ऑडियो कट के आ रहा है, अभी तो ठीक हुआ ना? अच्छा चलिए देखते हैं। 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में कौन सा जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। तो ये बाद में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। बाकी सारी भाषा 14 जो है वो पहले से थी। मैथिली है, डोगरी है, नेपाली तो यहाँ पे मिल ही गया आपको, लेकिन गढ़वाली नहीं है। तो गढ़वाली क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय वाले एरिया में बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम एक बार ऑडियो को चेक करवा लेते हैं। उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, हम चेक करवा लेते हैं। चलिए, क्या है IDBI? इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन 1982 है। अगर हम इसमें 12 जुलाई ऐड कर दें, 12 जुलाई 1982 इसको बना दें, तो इस समय किसकी स्थापना हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई 1982 को हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा? IDBI का 1964 में स्थापना किया गया है, 1964 में स्थापना किया गया। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब आए थे? कब आए? 66 में, 65 में, 67 में या 1964 में, ठीक है। क्लाइव की अगर हम बात करें तो इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि किसे दी गई है? तो क्लाइव को ही दिया गया है, इनका टाइम पीरियड 2 बार था, ठीक है। इन्होंने 2 बार किया है, 2 बार जो है वो भारत में रहे हैं, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद की संधि जो है इन्हीं के समय में होती है। इलाहाबाद की संधि भी इन्हीं, अच्छा ये किसने कहा है? विलियम पिट ने कहा है। किसने कहा? विलियम पिट के द्वारा कहा गया है, पिट के द्वारा। और इलाहाबाद की संधि जो है, इलाहाबाद की संधि किसके समय में? इसी के समय में की गई है। इलाहाबाद की संधि इसी के समय। यहाँ पे अंततः पूछने का मतलब क्या है? क्योंकि ये 2 बार आए हैं और 2 बार भारत में रहे भी हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर?
अंततः कब गए? 1767 में चले गए थे, 1767 में चले गए, फिर वापस नहीं आए। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी 1767। अब आवाज क्लियर है? बता दीजिए एक बार। 43 है सीधी कार्यवाही दिवस, जिसे कि हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही डे, ठीक है, या ठीक है ना ऑडियो, ठीक, या सीधी कार्रवाई दिवस। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, किसके द्वारा किया गया था? कब मनाया जाता है ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? अगर हम कब की बात पूछें तो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कैबिनेट मिशन, नाम सुने होंगे, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है। कैबिनेट मिशन में व्यवस्था की गई थी, ठीक है, व्यवस्था की गई थी। तो कैबिनेट मिशन का विरोध करने के लिए कैबिनेट मिशन की व्यवस्था ये थी कि संविधान सभा का गठन होगा, और फिर आपका भारत और पाकिस्तान वाली बात थी, तो एक संविधान निर्माण भी था उसमें। तो आपका क्या हो जाएगा? थैंक यू। चलिए, तो कैबिनेट मिशन जो है, अगर इसकी हम बात करें तो ये भारत कब आया है? भारत कब आया? 1946 में ही आया। इसी के आधार पे संविधान सभा का गठन भी हुआ है, ठीक है, 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। क्या हुआ इस समय? भारत आगमन हुआ, ये भारत आया, ठीक है, भारत आगमन हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? रिपोर्ट कब प्रकाशित की? तो 16 मई को किया। कब किया है? 16 मई 1946 को किया है। 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। यहां तो आएगा नहीं, इधर लिख देते हैं कितने सदस्य थे। तो इसमें 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक पैंथिक लॉरेंस, एक पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस अध्यक्षता में आया था, पैंथिक लॉरेंस थे। दूसरे एबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर थे, तो अलेक्जेंडर थे। और तीसरे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जिसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भी आया था। तीसरे कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जिसके नेतृत्व में भी आया था। माइक बिल्कुल सही है, माइक बिल्कुल सही है, आवाज भी जा रहा है। तो विरोध करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 44 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन है, ये आपको बताना है। बताइए कौन? सबसे ज्यादा नगरीकृत पूछे तो सबको पता है। सर्वाधिक नगरीकृत, सर्वाधिक नगरीकृत पूछे कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। सभी को पता होगा ये है महाराष्ट्र। चलिए, लेकिन 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 अगर प्रतिशत में सर्वाधिक, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीकृत पूछ कौन सा हो जाएगा? तो होगा हमारा छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तुम पूछ दे तो कौन सा होगा? न्यूनतम नगरीकृत सिक्किम हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत कौन सा होगा? सिक्किम होगा, सिक्किम न्यूनतम नगरी। यहाँ पे ग्रामीण पूछा गया है ना। अच्छा, सबसे कम यानी कि ग्रामीण वाला ही, तो आंसर क्या होगा? सी हिमाचल प्रदेश सही होगा, हिमाचल प्रदेश। या तो सबसे कम शहरीकृत या फिर आपका क्या हो जाएगा? ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे कम शहरीकृत राज्य होगा वहीं ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगा। आंसर क्या होगा? सी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45।
45 है, मनुष्य, मेमोलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। कौन सा एक इसमें नहीं आता है? स्तनधारी में कौन सा एक नहीं आएगा बताइए। चलिए, मनुष्य जो है मेमोलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग में है। कौन नहीं है आपसे पूछा? बिल्ली और सुअर है। कौन नहीं होगा? छिपकली नहीं होगा, क्योंकि छिपकली जो है ये सरीसृप वर्ग में आता है। सरीसृप वर्ग में कौन कौन आएगा सरीसृप वर्ग में? तो आपको हम बताएं, सांप है ना, सांप है, छिपकली है, उसके बाद मगरमच्छ है, ठीक है। सभी किस्म सरीसृप वर्ग में है। सरीसृप वर्ग का जो हृदय होता है 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर हम इसके हृदय की बात करें, वेश्म की बात करें, कितना कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। लेकिन मगरमच्छ अपवाद में है। मगरमच्छ में कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष होता है। 4 कक्ष इसका है, इसलिए इसको लिखाए हैं ताकि आप याद रख सके, ठीक है, इसको याद रख सके। उसके बाद मेसेजोइक युग का रेप्टाइल किसे कहते हैं? वो कहा जाता है सरीसृप वर्ग को ही कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? छिपकली सही आंसर होगा, यानी आंसर हो जाएगा। बाकी सारा स्तनधारी है। बाकी सारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? स्तनधारी दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हिमोटाइट, चूना पत्थर या पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है? बताना है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? यूरेनियम कार्नेटाइट अयस्क है, ठीक है। पिंच ब्लेड, यूरेनियम कार्नेटाइट, और रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड से किया जाता है। किससे? पिंच ब्लेंड से किया जाता है। थोरियम किससे किया जाता है? मोनाजाइट से। थोरियम की अगर हम बात करेंगे, किससे किया जाएगा? मोनाजाइट से किया जाएगा। मोनाजाइट से थोरियम की प्राप्ति होती है। और मोनाजाइट बालू का अवशेष सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? केरल में मिलता है। कहाँ पे? केरल में। और थोरियम उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है और भारत में केरल नंबर 1 है। तो आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, डी। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पे यानी ताप स्थिर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम से? ये आपको बताना है। बॉयल है, चार्ल्स है, गे लुसॉक है या ग्राहम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ये बॉयल के नियम का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या होता है? चार्ल्स के नियम में क्या होता है? तो दाब स्थिर होता है और गैस का जो आयतन है परम तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। परम तापमान के समानुपाती होता है। 60 पशुओं की प्रजाति ज्यादातर गैस के कारण लुप्त प्राय हो रही है? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक कार्य या पानी की कमी? किसके कारण गायब हो रहा है? ये आपसे पूछा गया है। तो आवास विखंडन, क्योंकि हद से ज्यादा उनका जो आवास है उसे काटा जा रहा है। जंगल जो है उसे काटा जा रहा है। हाल ही में काटा गया है ना आपका चलिए, तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर है। 61 मरुदेश्वर मंदिर कि भगवान शिव का ही एक रूप है, ठीक है, भगवान शिव का ही एक है। और विश्व में शिव का यहाँ पे सबसे प्रतिमा है। ये कहाँ पर है? राज्य में कुंद्रुक गिरी पर। किस राज्य में कुंद्रुक गिरी पर स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन सकता है, कुंद्रुक कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो आंसर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा, सी। 68 अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में इनमें राष्ट्रपति करेगा? कौन मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है? कौन कड़ी का काम करता है? तो प्रधानमंत्री साहब जो है ये हमारे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, मंत्रिपरिषद बात की गई है जिसके प्रधान कौन होंगे? तो प्रधान
होंगे और 75 में इनके नियुक्ति की यानी कि इनके शपथ की बात की गई है। कौन दिलाएंगे? तो हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे। आंसर होगा डी। 69 देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर या नागपुर? कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, कहाँ पे है। चलिए मोपा आपको बता दिए हैं कहाँ पे है। शहीद भगत सिंह इंपॉर्टेंट है, शहीद भगत सिंह कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। और उसके बाद बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? रांची में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? रांची में। आंसर क्या होगा? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ? इंदौर में स्थित है, इंदौर में स्थित है, ठीक है। हाँ, दाबोलिम भी गोवा में है। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में है। दाबोलिम गोवा में, दाबोलिम कहाँ पे? गोवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान में है? दाचीग्राम में किस है? दाचीग्राम में है। गिर में कौन सा है? गिर में आपका एशियाई सेब कहाँ पे? एशियाई सेब अगर हम बात करें, एशियाई अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, गिर में मिल जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका जो एक सिंग वाला गेंडा होता है काजीरंगा और जल्दापाड़ा में, एक सिंग वाला गेंडा, सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा, गेंडा कहाँ पे? काजीरंगा जो असम में पड़ेगा। गिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। काजीरंगा असम में। या जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, जल्दापाड़ा बंगाल में। आंसर हुआ ए। 71 कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के किस ध्यान देने के लिए है ये बताना पर की गई है। समिति वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नरसिंहम बैंकिंग सुधार मामले से संबंधित है, नरसिंहम समिति, ठीक है। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सेठ समिति आपका सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। उसी तरीके से कुमार मंगलम बिरला समिति ये कॉर्पोरेट गवर्नर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। 72 घाटी को स्नार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया है? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। शेरशाह सूरी जो कि हुमायूं के बाद आता है, हुमायूं के बाद आता है, ठीक है। अगर हुमायूं की बात करें तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? बदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा की रचना द्वारा कुल बदन बेगम के द्वारा की गई है। और अकबरनामा, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल। 3 हिस्से में की गई है, जिसमें अंतिम हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा जो है, उसमें अबुल फजल के जीवनी के बारे में ही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि एक से एक इमारत बनता है। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर के समय ही है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा डी। इसे शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के ही एक शासक थे, अफगानी शासक थे, ठीक है, उस द्वारा ही दी गई थी। नाम क्या था उनका? नाम क्या था? बताइए नाम क्या था? 79 टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है ये बताना। टैक्सोनॉमी का जनक किसे? चलिए, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आधुनिक जीव विज्ञान का जनक, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक, सॉरी या नहीं, विज्ञान का तो अर्थ हो जाएगा, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। कौन है? कार्ल लिनियस है, कार्ल लिनियस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस का। इसकी एक पुस्तक है सिस्टम नेचुरल, क्या है? सिस्टम नेचुरल, पुस्तक है सिस्टम नेचुरल, इनकी
तक है, ठीक है। चलिए, 5 जगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 5 जगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विट्कड के द्वारा दिया गया है। विट्कड ने 5 जगत का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और उसके बाद जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। हाँ, और शब्द लेमार्क और ट्रेविनर। 80 किस पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल का यूज किया जाता है। मोल का। जूल किसका हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व का लक्स हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व का लक्स हो जाएगा। और चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला हो जाएगा। प्रेरण टेस्ला हो जाएगा। प्रदीप्त घनत्व लक्स हो जाएगा। और किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए मोल हो जाएगा। मोल का जो मान होता है उसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और कितना होता है? हाँ, एवोगाड्रो कहते हैं। और कितना होता है? 6.22 गुना 10 पे पावर 23 होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से, निर्माण करने से यह दुधिया हो जाता है। किसके वजह से यह दुधिया हो जाता है? ये पूछा गया। किसके वजह से? किसके वजह से? CaCO3 के वजह से होगा। आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा ए। CaO को क्या कहा जाता है? CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। COH को आपका चूना पत्थर कहा। तो आपका क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया। क्विक लाइम। हाँ, बुझा चूना क्या कहेंगे? बुझा चूना कहा जाएगा। बुझा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में महिलाएं जो है वो वृक्ष से जाकर क्या हुई थी? चिपक गई थी। जब वृक्ष कटाई की जा रही थी बड़े पैमाने पर, तो वृक्ष ना कटे इसलिए जाकर उसमें चिपक गई थी, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा भट्ट के नेतृत्व किया गया था, ठीक है। गौरा देवी, हाँ, गौरा देवी के नेतृत्व किया गया था। गढ़वाल हिमालय वाले एरिया में, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिख। चमोली जिला, चमोली जिला उस समय यूपी का ही हिस्सा था, ठीक है। चमोली जिला गढ़वाल हिमालय वाले एरिया में, गढ़वाल हिमालय वाले एरिया में। और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और गौरा देवी भी थी। गौरा देवी भी थी। महिलाओं के नेतृत्व वाला ये आंदोलन था। महिलाओं का ही आंदोलन इसे कहा गया था। हाँ, इसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। चंडी प्रसाद भट्ट भी इसमें शामिल थे। चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। 96। लेडी विथ ए लैंप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और इसी के जन्म दिवस पे नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी। भारतीय सरोजिनी नायडू हो जाएगी। और मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ठीक है, तिरंगा फहराने का काम किया था। आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। 92। बेन किंगस्ले किससे संबंधित है? गांधी जो फिल्म आई थी, गांधी फिल्म आई थी, उस गांधी जी का रोल निभाने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को ऑस्कर भी मिला था। भानु अथैया को ऑस्कर दिया गया था। भानु अथैया को ऑस्कर दिया गया था, ठीक है। क्यों? कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए दिया गया था, ठीक है, गांधी फिल्म में। तो आंसर क्या होगा? ए सही आंसर हो। इस तरह आपका जीके जीएस वाला ये पोर्शन खत्म होता है। आज के सेट का फिर मिलते हैं कल के सेट लोग, मतलब अगले सेट में लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद। अच्छे से तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए मार्क्स आपका बढ़े हर सेट। चलिए मिलते हैं फिर